व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। कैसे हो बच्चे लोग? होप यू आर डूइंग वेल, मज़े में पढ़ाई कर रहे होगे। और आगे हम लोग चलते हैं द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें प्रीवियस क्लियर हुई होंगी। यदि आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो रिविज़न के लिए भी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। One of the most revolutionary and social reforms of Jacobin reign was the abolition of slavery in the French colonies। ठीक है, तो ये क्या था कि फ्रेंच कॉलोनीज में जो था ना वो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ था। एबोलिशन मतलब क्या होता है? एबोलिशन मतलब ख़त्म होना, किस चीज़ का? स्लेवरी का। तो अब ये स्लेवरी क्या था इसको हमको समझना है, ठीक है। स्लेवरी मतलब था स्लेव सिस्टम के लोगों को बंदी बना के, स्लेव बना के, जो है बंधुआ मजदूर बोलते हैं, तो उनको क्या किया जाता था? ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। तो देखो क्या हो रहा था। द कॉलोनीज इन कैरिबियन, ठीक है, मार्टिनिक, ग्यूडेलोप एंड सैन डोमिंगो वर important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee। तो ये जो एरियाज थे ना, ये सब किस चीज़ के सप्लायर्स थे भाई? पूरे के पूरे यूरोप में टोबैको के, इंडिगो जो होता है कलरिंग प्लांट होता है, टोबैको तो आप लोग पता ही होगा, ठीक है। शुगर का और कॉफ़ी का भी है। बट द रिलक्टेंट ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टिंक्ट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मीन अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस। देखो क्या हो रहा था, लेकिन जो यूरोपियंस थे ना, उनमें मैक्सिमम लोग थे वो अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, अपने अपने बिजनेसेस पे काम कर रहे थे, ठीक है, और अपने लैंड्स पे काम कर रहे थे। तो इस वजह से वहाँ पे लेबर मतलब प्लांटेशन के जो लेबर्स होते हैं ना, ये सब किससे? प्लांट से मिलता है। तो जो प्लांटेशन के जो लेबर्स होते थे ना, उनकी क्या हो गई थी भाई? शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना कि प्लांटेशन के जो भी लेबर्स थे उनकी क्या हो रही थी? शॉर्टेज हो रही थी। इसकी वजह से क्या था? सो दिस वॉज मेड बाय अ ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो यहाँ पे क्या शुरू हुआ था? स्लेव ट्रेड हुआ था। स्लेव ट्रेड मतलब लोगों को स्लेव बना के, बंदी बना के उनकी ट्रेडिंग करना, स्लेव्स को बेचना। तो ये किन किन कंट्रीज़ के बीच में शुरू हुआ था इसको हमको मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, यहाँ पे क्या हुई थी? स्लेव ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। देखो, द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में जो था स्लेव ट्रेड बिगेन हुआ था? वो था आपका 17th सेंचुरी में। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डिक और नेंट्स टू द अफ्रीका कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफ टेंस। ठीक है, देखो क्या होता था, एक पोर्ट था, बोर्डेक्स या फिर नेंट्स बोलते थे, जो कहाँ पर था भाई? ये साउथ अफ्रीका में एक पोर्ट था, एक कोस्टल एरिया था, जहाँ पर क्या करते थे, जो साउथ अफ्रीका के कुछ लोग होते थे, वो वहाँ पर के जो नेटिव पीपल होते थे ना, साउथ अफ्रीका के जो निग्रोज बोलते थे जिनको, जो नेटिव मतलब वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ पर के लोकल जो गरीब लोग होते थे उनको बंदी बना के, स्लेव बना के उन्हीं की ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। वो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किनका ट्रेड होता था। तो अफ्रीका के जो नेटिव मतलब अफ्रीका के जो लोकल लोग होते थे, पर्सन होते थे, निग्रोस जो होते थे, उन्हीं की ट्रेडिंग की जाती थी। और ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती थी? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में होती थी। अफ्रीका के कुछ लोगों के साथ डील की जाती थी कि आप अपनी कंट्रीज से स्लेव हमारे यहाँ पे भेजो करके, ठीक है। Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for 3 months long voyage across the Atlantic and Caribbean। देखो क्या होता था, 3 महीने तक के इन स्लेव्स को सामान की तरह बंदी बना के कैरिबियन सी या फिर अटलांटिक वगैरह के, अटलांटिक जो है ना सी, अपना ओशियन, वहाँ उसके पास, उससे के थ्रू जो है इन लोगों को इनको भेजा जाता था, इनका पोर्ट किया जाता था बोल सकते हैं। और 3 महीने तक के ये लोग जो थे वो शिप में रहते थे और बिल्कुल सामान की तरह इनको बांध के बंदी बना के रखा जाता था। देयर देवर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, ठीक है। और यहाँ पे उनको बेच दिया जाता था किसके पास? प्लांटेशन ओनर्स के पास। प्लांटेशन ओनर मतलब जिन लोग इंडिगो की या टी की, इंडिगो की या फिर बोल सकते हो टोबैको की, शुगर की, इन सब की जो प्लांटेशन करवाते थे, इनकी क्रॉपिंग करवाते थे, उनके ओनर्स के पास इनको बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव्स लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। और इस तरीके से इन लोगों को, इन स्लेव्स को जो है एक्सप्लॉइट करके उनसे काम करवाया जाता था। और ये लोग जितना ज़्यादा काम करते थे उतना ज़्यादा क्या हो रहा था? शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो का प्रोडक्शन हो रहा था, और उतना ये यूरोपियंस को क्या था? फ़ायदा हो रहा था। पोर्ट सिटीज़ लाइक बॉर्डेक्स एंड नेंट्स
ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड्स। और जो पोर्ट सिटीज़ थी ना, वहाँ पर भी अपना अलग उन लोग अपना अलग ही मतलब ग्रो कर रहे थे कि भाई हम तो स्लेव्स को बेचते हैं, मतलब वो ये सोचते थे कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि ये भी तो ह्यूमन्स ही थे ना भाई, स्लेव्स जिनको वो बना रहे थे वो भी ह्यूमन्स ही थे। कितना बड़ा अत्याचार होता था इनके साथ, ठीक है। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। हालांकि कुछ जो 18वीं जो सेंचुरी थी ना, 18th सेंचुरी, वहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा था स्लेवरी का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज, ठीक है। और जो नेशनल असेंबली बनी थी सबसे शुरू में, जिसके बारे में बताया था, वहाँ पे बातें भी चल रही थी कि भाई ये जो स्लेव ट्रेडिंग है इसको कंटिन्यू, मतलब ये भी तो मेंस का, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि राइट ऑफ मेंस जो होते थे, राइट टू लाइफ एंड ऑल, तो वो सब जो था ये भी तो उनका हनन हो रहा है, इनका वायलेशन हो रहा है, तो इसको रोकना चाहिए करके भी वहाँ पे बातें चलती थी। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन इन लोगों ने कोई भी लॉ नहीं पास किया, फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड, ठीक है। तो इस नेशनल असेंबली ने लॉ क्यों नहीं पास किया? स्लेव्स के हित में, उनके फेवर में, क्योंकि यदि वो लोग ऐसा करते तो जो बिजनेसमैन थे ना, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन लोग जो है वो नेशनल असेंबली के अपोजिशन में चल देते, और जिनके क्योंकि उनके ऊपर जो था बिजनेसमैन का जो पूरा का पूरा इनकम था वो स्लेव ट्रेडिंग पे डिपेंड करता था। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन की जो आई थी ना नेशनल असेंबली के बाद, जो सेकेंड गवर्नमेंट आई थी कन्वेंशन की, रॉबेस्पियर की, ठीक है। इसको मैं फिर से अंडरलाइन कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आपको क्या है मार्क करके चलना है, व्हाट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या था कन्वेंशन? कन्वेंशन जो लिखा हुआ है ना, एक वर्ड लिखा हुआ है कन्वेंशन, इसका मतलब यही है कि कन्वेंशन की जो गवर्नमेंट थी ना, इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन। तो इसने क्या किया, फ्रांस में जितने भी स्लेव्स आए थे ओवरसीज मतलब दूसरी कंट्रीज से, उन सबको क्या किया था, फ्री करवा दिया था। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, 10 ईयर्स, ठीक है। लेकिन ये क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए हुआ था। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद क्या हुआ था, नेपोलियन इंट्रोड्यूस स्लेवरी। और नेपोलियन जो था ना, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना था, उसने वापस से स्लेवरी को क्या किया था भाई, इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो अगेन ये पॉइंट क्या हो जाता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि हु अगेन इंट्रोड्यूस स्लेवरी इन फ्रांस। तो ये क्या था आपका, नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन जो था उसने क्या किया था, स्लेवरी को वापस से फ्रांस में इंट्रोड्यूस कर दिया था, री इंट्रोड्यूस कर दिया था। और रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी, कन्वेंशन जिस असेंबली का नाम था, उसने इसको बैन करवाया था, ठीक है। यहाँ तक क्या, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोस इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये प्लांटेशन जो ओनर्स थे ना, इन लोगों ने क्या किया था, जो निग्रोस थे, ठीक है, प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोस इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो इनको ये लगता था कि इनको निग्रोस जो हैं, जब तक कि वो स्लेव्स रहेंगे तभी तक कि इनका फ़ायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिस्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। और स्लेवरी जो था वो फाइनली कब ख़त्म हुआ था, 1848 में ख़त्म हुआ था, कहाँ पे, फ्रांस में। अब आते हैं हम लोग, एक वर्ड लिखा हुआ है निग्रोस, हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए कि डिफाइन निग्रोस करके, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड निग्रो। तो इसका क्या मतलब होता है, अ टर्म यूज्ड फॉर इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, इट इज़ अ डेरोगेटरी टर्म यूज्ड इन कॉमन यूज एंड लॉन्गर, ठीक है, नॉट इन कॉमन यूज। देखो निग्रोज मतलब जो बोल सकते हैं कि जो डार्क कलर्ड पीपल जो होते थे ना साउथ अफ्रीका के, उनके लिए होता था, लेकिन निग्रो वर्ड को यूज़ करना अब बैन है, ठीक है, और जो कि सही भी है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ तक कि हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, और हम टाइम देख लेते हैं, वैसे तो अभी टाइम है आपका, तो आगे चलो कंटिन्यू करते हैं। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, कि अब जो वहाँ पे रिवॉल्यूशन चल रहा था उसका इम्पैक्ट जो डे टू डे लाइफ था वैसे वहाँ से कैसा पड़ रहा था। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड, ठीक है। तो पॉलिटिक्स ये सारी चीज़ें चेंज कर सकता है क्या, देखते हैं। द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। हाँ भाई, जो रिवॉल्यूशंस होते हैं ना, उनसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे लोगों के बात करने के वे में, उनके कपड़े पहनने के, उनके लैंग्वेज, उनकी सारी चीज़ों में, कैसी बुक्स वो पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, और हर क्लास के आते हैं, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो।
द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिसेस। तो जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, ये बार बार रिवॉल्यूशंस हो रहे थे और ये कौन से आइडियाज़ पे वर्क कर रहे थे? लिबर्टी पे, इक्वालिटी पे। लिबर्टी मतलब उदारता, किसी के साथ कोई गलत अत्याचार नहीं करना। इक्वालिटी मतलब होता है सब लोग समान हो, इक्वल हो। तो इस तरीके की चीज़ों पे वर्क किया जा रहा था। One important law that came into effect soon after the storming of Bastille in summer of 1789 was the abolition of censorship. अब एक नया चीज़ हमको पता चल रहा है, सेंसरशिप। देखो सेंसरशिप क्या होता है, एक और लॉ पास हुआ था जिसको क्या बोलते हैं, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। देखो सेंसरशिप का मतलब होता है कि सपोज न्यूज़पेपर्स होते हैं या जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी होती है, वो गवर्नमेंट को क्या करती है, क्रिटिसाइज़ कर सकती है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया में भी यदि गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में मीडिया या जो न्यूज़पेपर है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकती है, उनकी बुराई कर सकती है। लेकिन जहाँ पे सेंसरशिप लॉ होता है ना, या जहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉ होता है सेंसरशिप का, वहाँ पे ये अधिकार मीडिया को या किसी भी पर्सन को नहीं दिया जाता कि वो गवर्नमेंट की बुराई कर सके। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसरशिप पढ़ते हैं। हिस्ट्री में वगैरह में आप नेक्स्ट क्लास में ना, सॉरी नेक्स्ट ईयर जो है आप लोग अच्छे से पढ़ोगे इसके बारे में। चलो आगे चलते हैं। ठीक है। इन द ओल्ड टाइम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्ले कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसस ऑफ किंग। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जो ओल्ड टाइम था उसमें क्या होता था, कोई भी बुक हो गए, कोई भी न्यूज़पेपर हो गए या कोई भी प्ले हो गए, ठीक है, बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर, प्लेस, कुछ भी पब्लिश होने से पहले किसकी ज़रूरत पड़ती थी, सेंसर ऑफ किंग, मतलब किंग के परमिशन की ज़रूरत होती थी। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। लेकिन बाद में क्या हुआ था, जब नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी तो उसमें जो दिया गया था ना, राइट ऑफ मैन, ठीक है, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो उसने बोला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी क्या होगा, एक राइट होगा, नेचुरल राइट होगा, और एक्सप्रेशन भी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी एक नेचुरल राइट होगा। मतलब यदि नेशनल असेंबली या गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही तो उसके अगेंस्ट आप बोल सकते हो। न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर फ्लोडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रैपिडली इनटू कंट्री साइड। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ था, जो भी न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स वगैरह बनती थी वो मेन सिटीज़ से होते हुए अब कंट्री साइड, मतलब अंदर के एरियाज़ में भी जाने लग गई थी। ठीक है, दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। तो ये सब क्या बताते थे, जो भी न्यूज़पेपर से अपडेट्स मिलते थे सभी लोगों को कि क्या फ्रांस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये भी होता है कि वो जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अपने व्यूज़ को, अपोजिंग व्यूज़ को, जैसे अपोजिशन वाले व्यूज़ को रख सकती है। ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू मीडियम ऑफ प्रिंट, plays, songs और festive procession अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो किसी भी मीडियम थे से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, प्लेज हो, सॉन्ग्स हो, इन सारी चीज़ों के थ्रू क्या होता था, लोगों में अवेयरनेस आ जाता था। जिस भी लैंग्वेज में वो लोग समझ रहे थे, जिस भी तरीके से, कोई गाने से समझ रहा है कि फ्रांस में क्या हो रहा है तो गाने से समझाते थे और उनको रिवॉल्यूशन का पार्ट बनाया जा रहा था इस तरीके से। ठीक है, जब सेंसरशिप खत्म हो गया था, और सेंसरशिप कब खत्म हुआ था, जब नेशनल असेंबली आई थी और राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आया था। ठीक है, this was one way that could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only handful of educated person could read। देखो क्या होता था, जब सेंसरशिप ख़त्म हुआ था ना, तो फिर पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ चल रही है उसके बारे में, कैसे रिवॉल्यूशन किया जाए, कैसे जस्टिस और लिबर्टी, ये सब चीज़ें हासिल की जाए। ठीक है, कैसे अपने देश में लिबर्टी और जस्टिस मेंटेन किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखना शुरू हुआ। और वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक जो पढ़े लिखे थे वो सब तो इसको पढ़ लेते थे, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ हुआ करते थे, इलिटरेट होते थे, उनके पास क्या करते थे, उन लोगों को बैठा के, ठीक है, जैसे 10 लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको एक लिटरेट पर्सन अपने पास बैठाया और फिर उसने क्या किया, उसने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से उनके पास भी नॉलेज चल देता था। या तो उनको फोक सॉन्ग, उनका जो फोक कल्चर होता था, उनका नेटिव, उनका लोकल जो कल्चर होता था, उसके थ्रू बताया जाता था कि हमारे देश में क्या हो रहा है और आप सभी को रिवॉल्यूशन का एक पार्ट बनना है। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, फ्रांस में सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, आगे जो है भाई क्या कंक्लूज़न है आपका,
तो कंक्लूजन में अपन लोग देख लेते हैं क्या था। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो 1804 में क्या हुआ था, नेपोलियन ने अपने आप को क्या किया था, फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया था। ही सेट आउट टू कंक्यर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। तो ये क्या करता था, बाकी सारे के सारे नेबरिंग जो भी कंट्रीज होती थी यूरोप में, उनके ऊपर अटैक करता था और वहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स को एज अ किंग वहाँ पे प्लेस कर देता था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। और नेपोलियन ने क्या किया, अपने आप को एज अ मॉडर्नाइजर देखा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा लिबरल भी नहीं था, उदार भी नहीं था, मॉडर्न वो था, मॉडरेट था, ठीक है। और वो मॉडर्नाइज कर रहा था किसको, यूरोप को। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, नेपोलियन ने जो है वो क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था। तो इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, किसी भी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। और पूरी की पूरी कंट्री में एक ही तरीके का वेट और मेजरमेंट चलेगा। इसका मतलब ये होता था, वहाँ पे क्या थी, फ्रांस में ना अलग अलग जगह पे अलग अलग कर, जैसे यहाँ पे इंडिया में क्या है, रुपीज़ एक करेंसी है ना, वैसे ही वहाँ पे अलग अलग थी। जैसे 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू कितने डॉलर होंगे, सॉरी कितने डॉलर इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ होंगे। तो इस तरीके से सब जगह पे अलग अलग था। तो उसको उसने क्या किया कि पूरे के पूरे देश में एक ही तरीके का वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम चलेगा, ये बोला। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर पीपल। शुरू में सब लोगों को लगा था कि भाई नेपोलियन बहुत अच्छा आदमी है, लिबरेटर है, जो हमको लिबरेट करेगा, हमको स्वतंत्रता दिलाएगा। बट सुन नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, नेपोलियन का जो है वो एक्चुअली आर्मी का लीडर था ना, तो वो धीरे धीरे अपनी बोल सकते हैं धांस जमा रहा था, और फिर बाद में उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। एंड ही वॉज अ वेरी डेंजरस मैन, ठीक है। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। और इसको किसने डिफीट किया था, वाटरलू ने डिफीट किया था 1850 में। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट, ठीक है। तो इसने जिस तरीके का काम किया था उसकी वजह से उसको आज भी जाना जाता है, और बहुत टाइम बाद भी लोग नेपोलियन का नाम लेते हैं। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजेसी ऑफ फ्रांस रिवॉल्यूशन। देखो ये जो है ये हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो आइडिया हमको मिला है ना, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स का, ये सभी को फ्रांस से मिले, इवन इंडिया को भी फ्रांस से मिला है, ठीक है। द स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम वर एबोलिस्ड। फ्यूडल सिस्टम मतलब जो टैक्सेशन का जो सिस्टम होता था कि सारी की सारी पावर्स जो है वो किसके हाथ में, किंग के हाथ में होगी, इन सिस्टम को एबोलिश किया गया, ख़त्म किया गया। कॉलोनाइज्ड peoples revoked the idea of freedom from bondage into their movements to create sovereign nation state, ठीक है। तो जो कॉलोनाइज्ड पीपल होते थे, मतलब जो किसी के अंडर में होते थे, वो लोग अब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने लगे और अपने आप को एक सोवेरियन स्टेट की तरह देखने लगे। सोवेरियन मतलब जो नेशन सबसे ऊपर हो। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। और इंडिया में जो थे ना, उसमें कौन कौन थे भाई, टीपू सुल्तान, ठीक है, आप लोगों ने टीपू सुल्तान सुना होगा, टाइगर ऑफ बंगाल बोलते थे, एंड राजा राम मोहन रॉय, ये लोग जो है वो फ्रांस की आइडिया को एक्सेप्ट करते थे इंडिया में भी। तो इस तरीके से हम लोग जो है आपका ये बड़ा सा एक चैप्टर ख़त्म करने जा रहे हैं अभी, और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। इसके बावजूद कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का ना, ठीक है, तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर करो। और देखो ये जो है, ये वाला जो फिगर है किसका है भाई, मतलब ये जो पेंटिंग है ये है नेपोलियन की। तो इस तरीके से वो घूमता था। और अभी का वीडियो फिर हम लोग ओवर करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जो है गुड बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, और जितना हो सके शेयर करो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।